फेयर प्रैक्टिसेस कोड ऑन लेंडर्स लायबिलिटी। तो बोरोअर्स को अनफेयर जो मीन्स इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जो ऐसे तौर तरीके इस्तेमाल होते हैं जो गलत हो सकते हैं बोरोअर्स के रिगार्डिंग, उस चीज से बोरोअर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने इंप्लीमेंट किया फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉर लेंडर्स इन 2003। ठीक है, तो इस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर्स को इंप्लीमेंट किया इन 2003, ताकि जो बैंक्स हैं वो हायर लेवल ऑफ एथिकल प्रैक्टिसेस को अपना सके। तो जो फेयर प्रैक्टिस कोड दिया गया था, जो तौर तरीके यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बताए गए, तो उनके हिसाब से जो बैंक थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी, उन्होंने इन गाइडलाइंस को, इन फ्रेमवर्क्स को अडॉप्ट किया। तो ये बेसिकली क्या है, ये मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ गाइडलाइंस है। दिस इज अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ गाइडलाइंस। ठीक है, तो बैंक्स को इस चीज की यहां पर आजादी दी गई है कि वो फर्दर इस फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर्स का स्कोप इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन जो भी गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब की गई हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, इनको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। तो ये गाइडलाइंस किन के ऊपर एप्लीकेबल हैं? तो सभी बोरोअर्स के ऊपर ये एप्लीकेबल हैं, इरिस्पेक्टिव कि कितना लोन उन्होंने लिया है। सभी स्टाफ लोन्स के ऊपर एप्लीकेबल हैं, जो नॉन स्टाफ मेंबर्स को दिए गए हैं, जो बैंक के डिपॉजिट के अगेंस्ट दिए गए हैं, लिक्विड सिक्योरिटीज के अगेंस्ट दिए गए हैं, या फिर पेपर सिक्योरिटीज के बेस पर दिए गए हैं, सभी के ऊपर एप्लीकेबल है, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लोन कैटेगरी। फर्दर इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बोरोअर्स। टाइप ऑफ बोरोअर्स हमारा कहने का मतलब क्या है कि ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल बोरोअर के लिए एप्लीकेबल है, ये इंडिविजुअल के लिए भी एप्लीकेबल है, ये जॉइंट बोरोअर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, ये एचयूएफ के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर इसी तरह से हम बात करते हैं रिगार्डिंग द पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए भी एप्लीकेबल है, कंपनी के लिए भी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ट्रस्ट के लिए, पीएसयू के लिए, सभी के लिए जो कोड है वो एप्लीकेबल है। चाहे वो अपनी फैसिलिटी जो है वो फंड बेस्ड फैसिलिटी है, चाहे नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी है, इनके लिए जो कोड है ये एप्लीकेबल है। तो अब बात करते हैं कि कौन सी प्रैक्टिसेस को यहां पर अडॉप्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम इसमें कवर करें कि लोन प्रोसेसिंग के दौरान कौन सी चीजों को कवर किया जाना चाहिए, अडॉप्ट किया जाना चाहिए। तो उसमें सबसे पहली चीज आती है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जितने भी आपके प्रोस्पेक्टिव बोरोअर्स हैं जो आपसे लोन के लिए अप्लाई करें, उनके पास सभी तरह की जो भी जनरल इंफॉर्मेशन है, चाहे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिगार्डिंग है, या फिर प्रोसेसिंग फीस के रिगार्डिंग है, या कोई और चार्जेस अगर रिलीवाई किए जा रहे हैं बैंक के द्वारा, तो वो सभी चार्जेस की डिटेल्स यहां पर इन्वॉल्व होनी चाहिए। अगर किसी तरह की पेनल्टी लगेगी तो पेनल रेट क्या रहेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड फर्दर जो कोई भी यहां पर ऐसी चीज जो बोरोअर के इंटरेस्ट के ऊपर इफेक्ट डाल सकती है, वो यहां पर डिस्क्लोज होनी चाहिए बोरोअर को, ताकि बोरोअर जो है यहां पर उन चीजों को डिफरेंट बैंक्स के साथ कंपेयर कर पाए एंड फर्दर एक डिसीजन ले पाए। एंड अगर कोई प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस है तो उसके केस में जो इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी मेंशन ऑन द एप्लीकेशन इटसेल्फ। तो ये चीज जो है वहां पर एप्लीकेशन के ऊपर मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज अ फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द ट्रांसपेरेंसी। सेकंड, इट इज रिगार्डिंग द एक्नॉलेजमेंट, यानी कि जब एक बार जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बोरोअर के द्वारा, लेट अस से पर्सन एक बोरोअर है जो एप्लीकेशन फॉर्म अपना भर के एक बार बैंक को दे देता है, ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इट शुड बी एक्नॉलेज टू द बोरोअर। इसे एक्नॉलेजमेंट करना पड़ेगा बैंक को टू द बोरोअर। एंड एक्नॉलेजमेंट जो है कौन सी चीजों को यहां पर बताएगी, एक तो ये टाइम फ्रेम के बारे में बताएगी कि कितने समय में जो एप्लीकेशन है इसे डिस्पोज किया जाएगा, यानी कि डिसीजन क्या रहेगा, कितने टाइम पीरियड में इसे कन्वे किया जाएगा डिसीजन को। ठीक है, तो उसके बारे में बताएगा ये। थर्ड, इट इज रिगार्डिंग दी अदर डिटेल्स। तो कोई भी और कोई रूल है, टर्म एंड कंडीशन है, जैसे कि मार्जिन हो गया, मार्जिन मनी मेंटेन करनी है, या फिर सिक्योरिटी के बारे में हो गया कि प्राइमरी सिक्योरिटी क्या रहेगी, या फिर कोलेटरल सिक्योरिटी क्या रहेगी, इंटरेस्ट रेट हो गया, सर्विस चार्जेस हो गए। तो ये सब चीजें जो हैं दीज मस्ट बी डिस्कस्ड विद दी बोरोअर। एंड अगर लोन एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट लिए जाने हैं तो उसमें यहां पर इंफॉर्मेशन जो है वो एक ही बार में ली जाए, रादर देन कि बार बार इंफॉर्मेशन बोरो से ली जाए, ताकि स्पीडी प्रोसेस हो सके, एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग स्पीड हो सके।
एक ही बार में इंफॉर्मेशन जो है वो ली जानी चाहिए। एंड अगर किसी तरह की ड्यू डिलिजेंस के तहत आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, इफ फर्दर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, तो उसके केस में साथ ही इमीडिएट बेसिस पर बोरर को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि और डिले उसकी एप्लीकेशन में ना हो। एंड ऐसी जो इंफॉर्मेशन ली जानी चाहिए ये रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन के 10 दिन के बीच में ले जानी चाहिए। विद इन 10 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन के बीच में ये जो इंफॉर्मेशन है ये ली जानी चाहिए। तो दीज वर द प्रैक्टिसेस दैट वर टू बी अडॉप्टेड फॉर द लोन प्रोसेसिंग। फर्दर बात करते हैं रिगार्डिंग द लोन असेसमेंट। तो इसमें पहली चीज आती है रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी, यानी कि जो क्लाइंट रहेगा, जो अगर वेरियस जो नॉर्म्स हैं जो उस कैटेगरी के ऊपर एप्लीकेबल है, जो उस बोरो के लिए चाहिए, अगर वो उन नॉर्म्स को फुलफिल करता है तो जो क्लाइंट है वो लोन के लिए क्या रहेगा, एलिजिबल रहेगा। लाइकवाइज इनकम का जो क्राइटेरिया है, एज का क्राइटेरिया है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जो भी इस स्कीम के अंडर कंडीशंस इंपोज की गई हैं, अगर वो उनको वेरीफाई करता है, उनके साथ अलाइन कर रहा है, तो उसके केस में जो क्लाइंट है दैट वुड बी एलिजिबल फॉर द लोन अमाउंट। सेकंड, इट इज असेसमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम, यानी कि ये नहीं कि एप्लीकेशन आपके पास आ गई है आप उसको जितने मर्जी टाइम उसको रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एप्लीकेशन है उसको एक उचित समय के बीच में डिस्पोज करना है, उसका हाँ या ना में जवाब देना है कि वो फर्दर सैंक्शन होगा या नहीं होगा। तो टाइम फ्रेम यहां पर अनाउंस किया जाना चाहिए एप्लीकेशन में इटसेल्फ। एंड अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो स्टिपुलेटेड टाइम में जल्दी से कंप्लीट की जानी चाहिए, ताकि जो सैंक्शन के बारे में है, जो भी डिसीजन है, वो कन्वे किया जा सके बोरर को। जैसे अगर हम प्रायोरिटी सेक्टर में अगर बात करते हैं तो रिगार्डिंग द स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में अगर देखें, अगर तो लोन अमाउंट है अप टू ₹25,000 तो उसके बीच में 15 डेज के बीच में डिस्पोज करना है। एंड अप टू ₹5 लाख है तो 4 वीक्स का टाइम रहता है मैक्सिमम, अबव ₹5 लाख है तो 8 वीक्स का टाइम रहता है। इसी तरह से अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं या फिर जो दूसरे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनकी बात करते हैं, तो वहां पर भी अप टू ₹25,000 के लिए 15 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट, एंड अबव ₹25,000 के लिए 8 to 9 वीक्स है। इसी तरह से जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए अगर बात करते हैं तो उनमें अगर तो फ्रेश एडवांस देना है उनको या फिर कोई एडिशनल एडवांस देना है तो उसके केस में जो टाइम पीरियड रहेगा 45 डेज का। एंड अगर कोई एड होक एडवांस दिया जाना है वहां पर टाइम लिमिट है 15 डेज की। एंड फर्दर एज वी डिस्कस्ड, ये मिनिमम स्टैंडर्ड स्टिपुलेटेड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। जो बैंक्स हैं आजकल स्पीडी प्रोसेस करते हैं ताकि जो टाइम है असेसमेंट के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, उसे और ज़्यादा कम किया जा सके। दैट इज की जो असेसमेंट की जाएगी एप्लीकेशंस की, दैट विल बी ऑब्जेक्टिव। तो इसके पर्पज़ के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत से मेथड्स को यहाँ पर बताया है जहां पर नीड बेस्ड रिक्वायरमेंट्स है डिफरेंट सेक्शन ऑफ बोरोर्स के लिए, उनको कवर किया जा सकता है। एंड ये जो सेट ऑफ प्रोसीजर्स है, सेट ऑफ मेथड्स हैं, इनको बैंक जो है वो अमेंड कर सकता है टाइम टू टाइम। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट कहने का मतलब क्या रहता है, लाइकवाइज अगर किसी पर्सन को पर्सनल लोन चाहिए तो वहां पर उसका इनकम क्राइटेरिया देखा ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है, उसकी वहां पर हमने वेटेज के हिसाब से उसको मार्क्स दे दिए, ठीक है। फर्दर कैटेगरी ऑफ बोरर के हिसाब से उसको मार्क्स दे दिए, जॉब में कितना टाइम उसके हिसाब से उसको मार्क्स दे दिए, एड्रेस कितने टाइम से उसके हिसाब से उसको मार्क्स दे दिए। तो उसके तहत हम एक डिसीजन पर पहुंच जाते हैं, यानी कि अगर वो सैंक्शन लिमिट को जो थ्रेशोल्ड था, मान लीजिए आपने आपके बैंक की जो पॉलिसी थी उसके हिसाब से 60 मार्क्स कम से कम चाहिए थे, तो इस पर्सन के अगर 60 मार्क्स से ज्यादा वो ऑब्टेन कर लेता है इस टेस्ट में, प्रोसीजर में, तो आप उसको लोन के लिए हामी भर सकते हैं। तो दैट इज अ ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। तो इस तरह के डिफरेंट जो गाइडलाइंस हैं, डिफरेंट जो यहाँ पर प्रोसीजर्स हैं, मेथड्स हैं, वो बताए गए हैं जिन्हें बैंक टाइम टू टाइम अमेंड कर सकता है। नेक्स्ट, इट इज कोलेटरल विल नॉट बी सोल क्राइटेरिया। कहने का मतलब है कि जो भी डिफरेंट स्टिपुलेशंस हैं जो बोरोअर्स को असेस करते हैं, उसके बाद जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइकवाइज आपको मार्जिन चाहिए या फिर कोई सिक्योरिटी लेनी है, ठीक है, तो वहां पर जो प्राइमरी सिक्योरिटी है, कोलेटरल सिक्योरिटी है, वो अवेलेबल रहती है। तो कोलेटरल सिक्योरिटी जो यहां पर ली जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ क्यों ली जाती है, ताकि जो लेंडर है वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहे। मेन मोटिव क्या है कि कल को अगर बोरोअर डिफॉल्ट करता भी है तो बैंक कहता है कि इसके पास कोलेटरल सिक्योरिटी है,
बैंक के पास कोलेटरल सिक्योरिटी है जिसके बेस पर ये लोन की यहां पर रिकवरी कर सकता है। ठीक है, यही चीज रहती है। लेकिन ये जो कोलेटरल सिक्योरिटी है, दिस शुड नॉट बी द सोल क्राइटेरिया। एकमात्र ऐसा इसे ही नहीं माना चाहिए कि कोलेटरल होगी तभी हम लोन प्रोवाइड करेंगे। जो भी मार्जिन या फिर जो भी सिक्योरिटी रीजन चाहिए एज पर द एक्सटेंट गाइडलाइंस, उस स्कीम को, उस फैसिलिटी को गवर्न कर रही है, जिनको अप्रूव किया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, वही यहां पर एप्लीकेबल रहनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट जो है दैट डील्स विद द रिजेक्शन, यानी कि अगर एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया जाता है तो उसको टाइमली मैनर में कन्वे किया जाना चाहिए इन राइटिंग। इट शुड बी कन्वेड इन राइटिंग। एंड फर्दर जो भी स्पेसिफिक रीजन है रिजेक्शन का, वो यहां पर इंडिकेट किया जाना चाहिए फॉर ऑल द लोन्स अप टू ₹2 लाख। तो 2 लाख तक के लोन के लिए जो भी पर्टिकुलर रीजन है रिजेक्शन का, वो यहां पर मेंशन किया जाना चाहिए राइटिंग में। यानी कि आप राइटिंग में लिख कर देंगे कि आपका जो लोन है वो रिजेक्ट किया गया है। फर्दर अप टू ₹2 लाख जो रिजेक्शन का पर्टिकुलर रीजन है वो भी यहां पर मेंशन किया जाना चाहिए। एंड फर्दर ये जो अपने राइटिंग में डिसीजन देना भी है वो एक स्टिपुलेटेड टाइम के बीच में रहेगा, ताकि जो एप्लीकेंट है वो फ्रीली किसी और इंस्टीट्यूशन के पास जा सके लोन लेने के लिए। ओके, तो दैट वाज रिगार्डिंग द लोन असेसमेंट। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द लोन डिसबर्समेंट। तो लोन डिसबर्समेंट में सबसे पहली बात आती है रिगार्डिंग द लेटर ऑफ सैंक्शन लेटर। ठीक है, तो यहां पर जब आपने एक बार सैंक्शनिंग का डिसीजन ले लिया है, यानी कि एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने सैंक्शनिंग का डिसीजन ले लिया है, तो एक लेटर ऑफ सैंक्शन जो है यहां पर दी जानी चाहिए बोरर को, जिसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो भी कॉवेनेंट्स हैं, यानी कि जो भी यहां पर हमने कंडीशंस फर्दर मेंशन की हैं, ड्यूली साइंड बाय दी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, यानी कि जो भी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है, जिसके पास अथॉरिटी है लेटर ऑफ सैंक्शन को साइन करने की, वो इसे साइन करते हुए इशू करेगी बोरर को। एंड साथ में एक बोरर से एक्नॉलेजमेंट लेनी पड़ेगी। लाइकवाइज ये सैंक्शन लेटर जो है ये बोरर को दी जाएगी एंड बोरर से इस चीज के रिगार्डिंग एक एक्नॉलेजमेंट ली जाएगी कि उसने इस लेटर ऑफ सैंक्शन को रिसीव कर लिया है। एंड ये एक्नॉलेजमेंट बेसिकली इसके लिए भी हेल्प करेगी कि उसने टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट किया है। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका वैल्यू बनता है। साथ में बोरर के बेनिफिट के लिए जैसी भी बैंक की गाइडलाइंस हैं, ठीक है, उस केस के रिगार्डिंग, उस फैसिलिटी के रिगार्डिंग, तो जो कोई भी फैसिलिटीज यहां पर दी जा रही हैं उनको भी यहां पर बैंक के द्वारा मेंशन किया जाना चाहिए। लाइकवाइज अगर बैंक जो है वो ड्रॉइंग्स को अलाउ कर सकता है बियॉन्ड द सैंक्शन लिमिट, या फिर लार्ज कैश विड्रॉल्स अलाउ कर सकता है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी बैंक की गाइडलाइंस हैं, इन सभी चीजों के रिगार्डिंग वो सभी मेंशन की जानी चाहिए। यानी कि कोई भी अगर आप चीज अलाउ कर रहे हैं कस्टमर को, तो उसके रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस है वो भी यहां पर मेंशन की जा सकती हैं। पॉइंट इज रिगार्डिंग कि एक बार जब आपने सारी कंप्लायंस कर ली है, तो कंप्लायंस के तहत सभी चीजों को आपने कवर कर लिया है विदाउट एनी एक्सेप्शन, एंड आपने जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स थे उनको एग्जीक्यूट भी कर लिया है। यानी कि यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एग्जीक्यूशन जो हो चुकी है, तो फर्दर बोरर को डिसबर्स कर देना चाहिए लोन अमाउंट विदाउट एनी डिले। ठीक है, तो पहली चीज है कि टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं विदाउट एनी यहां पर एक्सेप्शन। फर्दर डॉक्यूमेंट्स को अपने जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उनको एग्जीक्यूट भी कर लिया गया है, तो उसके बाद जो डिसबर्समेंट है वो कर देनी चाहिए विदाउट एनी डिले। फर्दर ऐसा केस भी हो सकता है कि बोरर आपको कहे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स उसने एग्जीक्यूट किए हैं उसे उनकी फोटोकॉपी चाहिए, उसे उनकी कॉपी चाहिए, तो उसके लिए जो बोरर है उसे जो भी एप्रोप्रिएट चार्जेस है वो लेते हुए उनको जो डॉक्यूमेंट की कॉपी है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। यानी कि अगर हम एडवांसेस की बात करते हैं अप टू ₹2 लाख, तो वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है वो कितने हैं, ₹25 मेंशन किए गए हैं। ठीक है, फर्दर इसी तरह से 1 करोड़ तक के डॉक्यूमेंट्स के लिए जो चार्जेस हैं डेट आर ₹100, एंड अबव ₹1 करोड़ जो चार्जेस हैं डेट आर ₹200। तो ये चार्जेस यहां पर लेते हुए जो बोरर है उसे डॉक्यूमेंट जो है वो दी जा सकती है। फर्दर इसके अलावा ये तो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हो गए ना,
फर्दर इसके साथ जो पर कॉपी प्रिंटिंग चार्जेस है डेट इज ₹1 पर पेपर, वो यहां पर लिए जाएंगे बोरोअर से, ठीक है। तो उसको यहां पर डॉक्यूमेंट की कॉपी जो है वो दी जा सकती है। फर्दर जहां पर भी जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें जैसे फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स हैं या फिर स्वैप्स हैं, तो वहां पर प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन है वो ली जानी चाहिए। एंड साथ के साथ बोरोर को ये कहा जाना चाहिए कि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले, बिकॉज बैंक किसी भी तरह की कस्टमर की नॉलेज की खामी के कारण लायबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिफ्थ पॉइंट इज रिगार्डिंग जहां कहीं भी आपको रिक्वेस्ट मिलती है रिगार्डिंग द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या फिर जो बोरोल अकाउंट है उसको ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट मिलती है, या बोरोर की तरफ से मिलती है ट्रांसफर की रिक्वेस्ट, या फिर किसी और बैंक की तरफ से रिक्वेस्ट मिलती है इन केस ऑफ टेक ओवर लोन, ठीक है। तो अगर एनओसी की यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट या फिर बोरोर अकाउंट के ट्रांसफर की रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट जो है किसकी तरफ से आ सकती है, ये बोरोर की तरफ से भी आ सकती है, या फिर जो बैंक है जिसने टेक ओवर करना है बोरोर का लोन उसकी तरफ से भी आ सकती है विद द कंसेंट ऑफ द बोरोर, ठीक है। तो वहां पर अगर किसी भी तरह की दिक्कत है, किसी भी तरह का कोई इश्यू है, ऑब्जेक्शन है बैंक को, तो उसे कन्वे किया जाना चाहिए विद इन 21 डेज। इस केस में अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन जो है डेट मस्ट बी कन्वेड विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट। तो दिस वाज रिगार्डिंग द लोन डिसबर्समेंट। फर्दर भी बात करते हैं रिगार्डिंग द लोन एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहली चीज है रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन टू द बोरोअर। तो जो बैंक है वो बोरोअर्स को उनके अकाउंट के स्टेटस के बारे में, रिगार्डिंग दी अकाउंट स्टेटस, उस अकाउंट के स्टेटस के बारे में टाइम टू टाइम बोरोअर्स को इन्फॉर्म करता रहेगा, ठीक है, बाय फर्निशिंग द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। सेकेंड, इट इज रिगार्डिंग द नोटिस टू द बोरोअर, यानी कि अगर किसी तरह का चेंज रहता है, सर्विस चार्जेस में चेंज हुआ है या फिर इंटरेस्ट रेट में चेंज हुआ है, तो उसके केस में 7 डेज का एक नोटिस दिया जाएगा बोरोअर को, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशंस के केस में जैसे सर्विस चार्ज चेंज हो गया है या फिर इंटरेस्ट रेट जो चेंज हो गया है, टर्म्स एंड कंडीशंस कोई हो सकती है जो चेंज हुई हैं, तो उसके केस में 7 डेज का एक नोटिस जो है वो दिया जाएगा आइदर ऑन द वेबसाइट। ये पर्सनल नोटिस नहीं रहेगा, ये जो नोटिस रहेगा दैट विल बी ए पब्लिक नोटिस। तो ये या तो बैंक की जो वेबसाइट है वहां पर ये नोटिस दिया जाएगा, वहां पर डिस्क्लोज किया जाएगा, या फिर एक प्रेस नोटिफिकेशन दी जाएगी, यानी कि न्यूज़पेपर वगैरह में ये जो चीज है इसे मेंशन किया जाएगा। फर्दर ये जो इंटरेस्ट रेट अगर इसमें चेंज किया जाता है, जैसे हमने टर्म्स एंड कंडीशंस की बात की ना, तो अगर टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत जो इंटरेस्ट रेट चेंज किया जाता है ये मैक्सिमम अप टू उस एक्सटेंट तक किया जा सकता है जो एग्रीमेंट में मेंशन्ड है। लाइकवाइज अगर एग्रीमेंट में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि जो इंटरेस्ट विंडो रहेगी वो 10 to 14% तक रहेगी, तो उसके केस में बैंक जो है वो 14% से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर पाएगा। सो दैट डिपेंड्स अपॉन एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट, बोरोअर टू बोरोअर। सो जो भी रेगुलेशन अलाउड है उसके तहत कंडीशंस जो लगी हुई हैं ऑलरेडी उसका ध्यान रखते हुए ही यहां पर ये जो इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी बनती है वो बन सकेगी। थर्ड पॉइंट, इट इज रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द अकाउंट। तो कंडक्ट ऑफ द अकाउंट को मॉनिटर करने के लिए कि अकाउंट कैसा चल रहा है उस चीज को मॉनिटर करने के लिए जो बैंक है वहां पर उसे इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, बैंक को इंफॉर्मेशन चाहिए बोरोअर की साइड से, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को फर्निश करने के लिए बोरोअर को यहां पर रीजनेबल जो टाइम है वो दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ कंडक्ट ऑफ द अकाउंट में एक और चीज आती है दैट इज अ सुपरविजन आफ्टर डिसबर्समेंट, सुपरविजन पोस्ट डिसबर्समेंट, यानी कि डिसबर्समेंट करने के बाद जो यूनिट है वो किस तरह से चल रहा है, किसी एक्सीजेंस के तहत जो बोरोअर है उसे और किसी फंड्स की जरूरत तो नहीं है, या फर्दर उसे कोई जेन्युइन डिफिकल्टीज तो नहीं आ रही है, कोई अनप्लान्ड सिचुएशन या एक्सीजेंसी तो नहीं है, तो उसके केस में जो अकाउंट है उसे सुपरवाइज किया जाना चाहिए। फर्दर जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन यहां पर बोरो की तरफ से दी जानी चाहिए, तो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या प्रायोरिसिटी है, ये बोरोर को इटसेल्फ सैंक्शन लेटर में कन्वे किया जाना चाहिए। लाइकवाइज अगर स्टॉक स्टेटमेंट है तो स्टॉक स्टेटमेंट की प्रायोरिसिटी क्या रहेगी, मंथली रहेगी या क्वार्टरली रहेगी, तो इस चीज के बारे में कस्टमर को गाइड किया जाना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी जो डाटा आपको चाहिए यहां पर जो एक पीरियोडिक मैनर में चाहिए ताकि आप कंडक्ट ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर पाए, दैट शुड बी कन्वेड अलॉन्ग विद द सैंक्शन लेटर। नेक्स्ट, इट इज बैंक्स राइट। अगर बोरोर किसी तरह का डिफॉल्ट करता है या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं मानता, नॉन अडेरेंस करता है,
तो उसके केस में बैंक के पास ये राइट रहता है कि वो सिक्योरिटी को इन्फोर्स कर सकता है अपने ड्यूज की रिकवरी के लिए। ओके, तो अगर जो बोरोअर है वो डिफॉल्ट करता है और ही इज नॉट अडेयरिंग विद द टर्म्स एंड कंडीशन, नॉन अडेयरेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशंस, तो उसके केस में बैंक के पास अधिकार रहता है कि वो सिक्योरिटीज को इन्फोर्स करते हुए अपने रिकवरी कर सकता है ड्यूज की। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग बैंक्स ऑब्लिगेशन। तो बैंक के ऊपर बैंक का ये कर्तव्य है कि बैंक सिर्फ और सिर्फ जिस हद तक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, सिर्फ उस हद तक ही जो अफेयर्स हैं बोरोर्स के उसमें इंटरफेयर कर सकता है, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से इंटरफेयर कर सकता है। अदरवाइज वो बोरोर्स के जो कामकाज चल रहा है, बोरोर का जैसा चल रहा है, उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। तो दीज वर सम प्रैक्टिसेस दैट मस्ट बी अडॉप्टेड